नमन करता हूं। मंच पर हमारे बीच उपस्थित आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि को नमन करता हूं। मैं आप सबकी उपस्थिति को नमन करता हूं। मैं देख रहा हूं हमारे बीच श्री हिमांशु सरकार जी, जो इस दिनेशपुर क्षेत्र के वरिष्ठ समाज सेवी है, भाजपा नेता है। आपकी उपस्थिति को भी नमन करता हूं। रवि सरकार जी भी उपलब्ध हो गए हैं। बहुत अच्छे शिक्षक भी हैं, संगीतकार भी हैं और अच्छे कमेंटेटर भी हैं। और हमारे बीच विकास सरकार जी है, इनको भी नमन करता हूं। और हमारे आजकल इन दिनों विद्यालय के सहपाठी समझ लीजिए, हमारे एक साथी हम लोग कार्यरत है जीआईसी गदरपुर में, मनोज राय मुन्ना सर, इनको मुन्ना नाम से ही दिनेशपुर में ज़्यादा जाना जाता है। आप सबकी उपस्थितियों को नमन करता हूं। आप लोग बहुत देर से कवि सम्मेलन को सुन रहे हो और जितनी ऊर्जा के साथ सुन रहे हो, वास्तव में बड़ा आनंद आ रहा है। कार्यक्रम को जिस उफान पर विवेक प्रजापति जी लेकर गए, उसके बाद काव्या ने कविताएं पढ़ी और सुरेंद्र जैन जी का संचालन चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बस ये है कि मैं आप लोगों से कहने वाला नहीं हूं कि ताली बजाओ। बहुत देर तक आप लोग ताली बजा चुके हैं, थक चुके होंगे, मगर आपको माल ओरिजिनल लगे तो बजा दीजिएगा। क्योंकि मैं जानता हूं आप सब दिनेशपुर के बुद्धिजीवी श्रोता हो। कोई अर्चना पूरन सिंह तो हो नहीं जो बिना बात पर ही लगे खिलखिलाने। मैं सही कह रहा हूं सुरेंद्र जी, सुनना कि हंसी की देवी ठहाकों की महारानी, विवेक जी, हंसी की देवी ठहाकों की महारानी शूर्पणखा की बहन अर्चना सिंह पूरन एक रोज मुझे यूं ही मिल गई और उन्हें देखते ही मेरी हंसी निकल गई। एक रोज मुझे यूं ही मिल गई, उन्हें देखते ही मेरी हंसी निकल गई। मैंने कहा आप तो गजब ढाती हो, जिन बातों पर हमें आती है शर्म उसे भी आप हंसी में उड़ा देती हो। वह बोली मैं अपने मुस्कान को आधार के जरिए बैंक अकाउंट से जोड़ लेती हूं और हंसने के मिलते हैं पैसे, इसीलिए ठाके का दामन ओढ़ लेती हूं। मगर हमारा काम कितना कठिन देखिए। आप यहाँ निःशुल्क बैठे हुए हैं और आपको हंसाना है। आप हंसे तो ठीक, वरना हमारा तो लिफाफा ही फंसे। मगर मैं आपको सही बात बता रहा हूं, आप जितने भी कार्यक्रम होते हैं कॉमेडी सर्कस के, वहां पर होती है एडिटिंग, वहां पर होता प्री मैच्योर ऑडियंस की उपस्थिति रहती है, उसके बाद निकलकर छनकर आती है हंसी। यहां तो हम आपके सामने लाइव खड़े हैं, फिर आपके मुस्कुराने में क्या जाता है? क्या किसी गरीब के पेट पर लात मारने में आपको मजा आता? सही कह रहा हूँ भाई साहब। मैं देखिए मैं बिल्कुल हल्का कवि हूँ, हास्य व्यंग का कवि हूँ। मैं आपको इतना टेंशन नहीं दूंगा जैसे विवेक प्रजापति ने दिया है, आपने झेल लिया है। मैं हास्य व्यंग का कवि हूँ। मैं पाकिस्तान की बात नहीं करूंगा, मैं चाइना की बात नहीं करूंगा। एक वो पिद्दी सा देश और दूसरी जिनकी पिद्दी सी आंखें, तो उनके बारे में कहना क्या। मैं आपको सही बता रहा हूँ, वो 3 देश के लोग बैठ करके बियर पी रहे थे, एक चाइनीज, एक पाकिस्तानी और एक इंडियन। तो वो एक पैक पीने के बाद पाकिस्तानी ने बियर की बोतल को हवा में उछाला, जेब से पिस्तौल निकाली और बियर की बोतल को हवा में फोड़ते हुए कहा, हमारा अंदाज है जिस बियर से एक पैक पी लेते हैं दोबारा हाथ नहीं लगाते। अच्छा, उसका ये स्टाइल सुरेंद्र जी चाइनीज को भी अच्छा लगा। उसने गिलास को ही हवा में उछाल दी, जेब से पिस्तौल निकाली और गिलास को हवा में फोड़ते हुए कहा, हमारा स्टाइल है जिस गिलास से हम पी लेते हैं दोबारा उस गिलास में नहीं पीते। अब बारी आई साहब इंडियन की, और इंडियन भी था दिनेशपुर का। और इंडियन की बात अगर आपको समझ में आ जाए तो अब इस कार्यक्रम को कवि सम्मेलन में बदल देना। इंडियन की बारी आई, उसे कुछ नया करना था। उसने प्लेट को हवा में उछाली, जेब से पिस्तौल निकाली और पाकिस्तानी और चाइनीज को गोली से भूनते हुए कहा, हम जिसके साथ एक बार बैठ लेते दोबारा नहीं बैठते। तो भाई साहब हम तो पाकिस्तान को ऐसे ही निपटा देते। इतनी लंबी कविता ये देखिए दिनेशपुर की तरफ से। ये दिनेशपुर की अलग परंपरा है। यहाँ पुरुष ही पुरुष को माला पहनाते हैं। जोरदार तालियां मुन्ना दादा के लिए, बहुत अच्छे। सही कह रहा हूँ भाई साहब। तो क्यों हम इतनी लंबी कविता क्यों लिखे? मैं तो एक कॉलेज में टीचर हूँ, आप सबको बताइए, मैंने बताया अभी तो सुरेंद्र जैन जी भी है, मनोज राय सर भी है। तो मैंने एक दिन बच्चों को कहा कि बच्चों कसम खाओ कि जिंदगी में कभी शराब नहीं पियोगे। सारे बच्चों को क्लास में इकट्ठा किया। देखो एक हाथ से कभी देशभक्ति कैसे पैदा कर सकता है,
बस उसके तरीके थोड़े अलग है। मैंने सारे बच्चों को एक दिन क्लासरूम में बैठाकर कहा कि बच्चों कसम खाओ जीवन में कभी शराब को नहीं पियोगे। सारे बच्चों ने कसम खाई नहीं पिएंगे। मैंने कहा सिगरेट को हाथ नहीं लगाओगे। सारे बच्चों ने कसम खाई कि नहीं लगाएंगे। मैंने कहा आप कसम खाओ किसी लड़की को पीछे मुड़ के नहीं घूरोगे। सारे बच्चों ने कसम खाई जी नहीं घूरेंगे। अब मेरा काम बन गया था। मैंने कहा आप कसम खाओ कि वक्त आए तो अपनी जान वतन के लिए शहीद कर दोगे। तो सारे बच्चे कहने लगे साहब शराब पीना नहीं, सिगरेट को हाथ लगाना नहीं, लड़की को देखना नहीं, तो ऐसी जान का करना क्या है, वतन के लिए शहीद हो जाएंगे। सही कह रहा हूं मैं हिंदी का अध्यापक हूँ, हिंदी पढ़ाता हूं मैं। और अब ये हमारे यहाँ आर्ट के टीचर हैं, ये भी हिंदी के हैं। वो एक दिन वो मैथमेटिक्स के टीचर नहीं आए तो प्रिंसिपल साहब ने मुझे भेज दिया क्लासरूम में, बोले जाओ जरा मैथ पढ़ा के आओ। मैं हिंदी का अध्यापक, मैं मैथ क्या पढ़ाऊं। मगर मैंने हाई स्कूल में, आप लोगों ने पढ़ाया होगा, कभी सुना होगा, हाई स्कूल में जो मैथ होते थे हमने भी किया था। वो क्लासरूम में जाकर के मैंने बच्चों से कहा कि बच्चों एक रेलगाड़ी 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है, तो इस वक्त मेरी उम्र कितनी है। अच्छा ये सवाल पहले वाला तो लाइन ठीक है, दूसरा मैं भूल गया। मैंने कहा एक रेलगाड़ी 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है, तो इस वक्त मेरी उम्र कितनी है। तो सारे बच्चे खामोश। एक लड़का खड़ा हुआ, बोले साहब मैं बताऊं। मैंने कहा बिल्कुल बताओ। तो कहने लगा इस वक्त आपकी उम्र 40 साल है। अच्छा उस समय मेरी उम्र 40 साल ही थी। मैंने कहा बेटा ये बताओ कौन सा फार्मूला लगाया कि तुमने मेरी सही उम्र बता दी। तो उस बच्चे ने जो जवाब दिया सुनना उसे। उस बच्चे ने कहा हमारे मोहल्ले में एक लड़का है, उसकी उम्र 20 साल है, हम लोग उसे आधा पागल कहते हैं, हमने उसको डबल कर दिया। सही कह रहा हूं। लेकिन क्या है सुरेंद्र, जो वो मैथ चूंकि पढ़ाना था, मजबूरी थी, तो मैंने कहा चलो यार दोबारा एक दूसरा सवाल देता हूं। तो मैंने दूसरा सवाल बच्चों को बताया। मैंने बच्चों ए किसी काम को 5 दिन में पूरा कर लेता है, बी उसी काम को 3 दिन में पूरा करता है, तो ये बताओ ए और बी मिलकर के उसी काम को करेंगे तो कुल कितने दिन लगेंगे। ये सवाल आप सबने किया होगा हाई स्कूल स्टैंडर्ड में, और सवाल इस बार सही भी था। लेकिन फिर भी वो बच्चे तो बच्चे होते हैं। वो लड़का खड़ा हो गया, बोले साहब ये सदियों से परंपरा चली आ रही है, ए और बी से ही आप काम लेते हो, बाकी सी डी एफ वाले किस कॉलेज में मजे मारने के लिए आते हैं। अब देखना आप क्या कहता। वो कह रहा देखो आप साहब एक बात बता दे, ए और बी अब खेत नहीं जोतेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, उन्होंने संगठन बना लिया है और इस बार लड़ेंगे चुनाव, और जीत गए तो बनेंगे इस प्रदेश के शिक्षा मंत्री। फिर आपसे पूछेंगे आप यहाँ हमें पढ़ाने आते हो या हमसे काम करवाने। तब सुनना कि एक रोज क्लासरूम में मैंने बच्चों से कहा पर्यावरण को अपना मित्र बनाओ और पत्तों समेत काश्मीरी सेब का चित्र बनाओ। एक दिन क्लासरूम में मैंने बच्चों से कहा पर्यावरण को अपना मित्र बनाओ और पत्तों सहित काश्मीरी सेब का चित्र बनाओ, मगर मेरी मारी गई उस वक्त मती जब एक बालक बनाकर लाया नाशपाती। मैंने कहा यार जिसने नाश कर दिया अपने पति का उसे कौन खाएगा। लड़का बोला सेब का भाव तो पूछ कर देखो, अकल ठिकाने आ जाएगा। लड़का बोला सेब का भाव तो पूछ कर देखो, अकल ठिकाने आ जाएगा। वैसे भी सेब है कहाँ, ठेले पर तो नाशपाती सज रहे हैं। सेब का तो निकल गया जूस, पतंजलि वाले बाबा उसे लीटरों में बेच रहे हैं। अब मैंने कहा यार सेब को भी लीटर में। अब की बार उस लड़के ने जो जवाब दिया वो बात अगर आप तक पहुंच जाए तो बिल्कुल ढेर सारा मुझे प्यार देना। मैंने कहा सेब वो भी लीटर में, तो बोले क्यों, जब आटा लीटरों में मिल सकता है। बात समझ ले जाए, तो आटा लीटरों में मिल सकता है तो सेब ने क्या अपने हाथों में मेहंदी लगा रखी है। आइए मैं यहाँ एकल अभियान के कार्यक्रम में हूँ। मैं चाहूँ तो आधे घंटे आप लोगों को और हंसा सकता हूँ और हास्य की बहुत सारी कविताएं मैं कर सकता हूँ, मगर सुरेंद्र जैन जी का आदेश भी है और इस कार्यक्रम के समापन में मेरी एक कविता अश्वत्थामा आज भी जिंदा है, वही सुनाऊं क्योंकि हम लोग यहाँ बैठे हैं शिक्षित भारत, स्वस्थ भारत, और भारत स्वस्थ तभी रहेगा जब हंसेगा नहीं तो स्वस्थ कैसे रहेगा, क्योंकि मुस्कान से बड़ी कोई संपत्ति नहीं है। मैं सही कह रहा हूँ, निदा फाजली साहब ने लिखा है कि अपना गम लेकर कहीं और ना जाया जाए, घर की बिखरी चीजों को सजाया जाए, और घर से मस्जिद है दूर चलो यूं कर ले,
किसी रोते हुए बच्चों को हंसाया जाए। तो हंसना हंसाना बड़ा पुण्य का काम है साहब। और आजकल हमारे देश में, हमारे समाज में हंसी गायब होती जा रही है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है, मैं उस कविता की तरफ लिए चल रहा हूं। अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। जैसा आप सब जानते हैं, अश्वत्थामा एक कैरेक्टर है महाभारत का, और वो गुरु द्रोण के पुत्र थे और कौरव के ही हिस्से से वो लड़ रहे थे। और उनके ऊपर एक विशेष शिव जी की ऐसी कृपा थी, ऐसा वरदान था कि जब वो पैदा हुए थे तो एक विशेष प्रकार की मणि लेकर उत्पन्न हुए, और उनको यह वरदान था कि नर नारी तो दूर और राक्षस पशु पक्षी कोई भी उनका वध नहीं कर सकता था। इसलिए कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी अमर है। आज भी एक कैरेक्टर ऐसा है महाभारत का जिनके बारे में ये कहा जाता है कि आज भी मौजूद है हमारे आसपास, मगर वो दिखाई नहीं देते। क्यों नहीं दिखाई देते आप सबको मालूम है। एक घटना घटी थी जिसमें उन्होंने पांडु शिशुओं की हत्या कर दी थी। तब श्री कृष्ण ने उसको अभिशाप दिया कि तू जीवित रहेगा और तेरा बदन गलता रहेगा, तेरे बदन से खून टपकता रहेगा, मगर तुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। तो ये विषय है। जैसे हम कहते हैं कि रावण क्या है, रावण प्रतीक है, काम क्रोध लोभ मोह माया भ्रष्टाचार ये प्रतीक है। तभी रावण के 10 सर लगा जाते हैं, एक एक सिर उसके प्रतीक है। तो अश्वत्थामा भी कुछ प्रतीक है। मैं एक सिंसियर कविता आपके सामने रखने जा रहा हूं कि सुनो अश्वत्थामा, तुम रहोगे जीवित इस धरा पर जब तक तहस नहस ना हो जाए पूरी सृष्टि, और सूरज का आग उगलता हुआ गोला आकर ना गिरे तुम्हारे कलेजे पर। कि सुनो अश्वत्थामा सुनो, तुम रहोगे जीवित, मगर वरदान नहीं अभिशाप की तरह, बिना देह और बिना स्नेह के दर दर अपनी आत्मा का बोझ उठाए। कि सुनो अश्वत्थामा सुनो, तुम गुरु द्रोण के पुत्र थे, कौरव पांडव के सूत्र थे, शास्त्रों के परम ज्ञानी ब्रह्मास्त्र के भी धनी, फिर तुमने कैसे धैर्य खोया, कायर बनकर शौर्य खोया। यहां थोड़ी सी ताली बजा रहे, मेरी सांस अटक जाती है ना कई बार। जहां जहां जरूरत पड़े ना, क्या होता है लंबी कविता पढ़ते पढ़ते कई बार सांस अटक जाए तो आदमी पता लगे आप लोग ताली ना बजाओ, हम सांस ना ले पाए और कवि निकल ले। और ऐसे ही कवि सम्मेलन में एक कवि ने इतनी लंबी कविता सुना दी, इतनी लंबी कविता सुना दी बाबूजी कि मुख्य अतिथि साहब निकल गए। तो फिर उनको जो के वहां आपके कोर्ट में जाकर के उसके खिलाफ कवि के ऊपर हत्या का मुकदमा चला तो जज ने कहा भाई तुमने तो हत्या कर दी मुख्य अतिथि की, अब तुम्हें फांसी दी जाएगी, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तो कवि ने कहा जज साहब वो कविता मेरी अधूरी रह गई थी, अगर आप स्वीकृति दे तो आपको ही सुना दो। सुनो अश्वत्थामा सुनो, तुम गुरु द्रोण के पुत्र थे, कौरव पांडव के सूत्र थे, शास्त्रों के परम ज्ञानी ब्रह्मास्त्र के भी धनी, फिर तुमने कैसे धैर्य खोया, कायर बनकर शौर्य खोया। तुम्हें याद रहा केवल युधिष्ठिर का एक असत्य वचन, तुम भूल गए भरे सदन में एक नारी का चीरहरण। तुम भूल गए पांडवों का वनवास, अज्ञातवास, शकुनी की चाल, पुत्र मोह में थिरकते एक आत्ममुक्त राजा के कदम ताल। तुम भूल गए। सुनो अश्वत्थामा, अगर सच्चे मित्र थे दुर्योधन के तो युद्ध तो टाले होते, जब केशव मांगने आया था 5 गांव कुछ तो बोले होते। तुम्हें लगा हस्तिनापुर की आंख में तो पट्टी बंधी है, इसीलिए पूरी दुनिया ही यहां बहरी और अंधी है। प्रतिहिंसा की ज्वाला में तुम्हें सच्चाई भी नहीं दिखाई। अरे सोते हुए पांडु शिशुओं पर तनिक दया भी नहीं आई। अरे निर्मोही सुनो, तुम रहोगे जीवित, नहीं मिलेगी मुक्ति की भीख, तुम रहोगे जीवित सुनने को अपनी अंतरात्मा की चीख। देखिए इतना विवरण आपको इतिहास की घटनाओं में मिलेगा। ये महाभारत का अंश है, मगर मैं समझता हूं कि कविता सिर्फ ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण नहीं होता, उससे आगे की वस्तु है। अब अश्वत्थामा को मैंने ललकारा, अब अश्वत्थामा प्रकट हो गए, और प्रकट होने के बाद उन्होंने मुझसे क्या क्या संवाद किया, वो है उस कविता का दूसरा पार्ट। और मैं आप लोगों को बता दूं, पूरी कविता अगर आप ध्यान से नहीं सुन के जाओगे, घर जाओगे रात को अश्वत्थामा पकड़ लेगा। इसलिए अश्वत्थामा के नाम पर एक ताली बजाओ, मैं फिर शुरू होता हूं। अरे निर्मोही, तुम रहोगे जीवित, नहीं मिलेगी मुक्ति की भीख, तुम रहोगे जीवित सुनने को अंतरात्मा की चीख। मेरा इतना कहना था कि आकाश में हुआ भीषण हुंकार, बिजली चमकी सहसा नभ में, धरती में गूंजी टंकार। एक प्रेत आत्मा की छाया सी मेरे सम्मुख प्रकट हुई, कहने को अपनी वेदना मेरे और निकट हुई। बोला हे कवि,
मैं रहूंगा जीवित इस धरा पर जब तक रहेंगे चंद्र तारे और रवि। बोला बोला है कवि, मैं रहूंगा जीवित इस धरा पर जब तक रहेंगे चंद्र तारे और रवि। मैं रहूंगा जीवित इस धरा पर, जैसे पुण्य के साथ है पाप, अच्छाई के साथ बुराई और वरदान के साथ है अभिशाप। मैं रहूंगा जीवित इस धरा पर। अब देखिए अश्वत्थामा क्या क्या कहता है, अश्वत्थामा प्रतीक है, सिंबल है कुछ बुराइयों का। वो कहता है ये बुराइयां जब तक रहेंगी तब तक मैं भी रहूंगा। अब उसको देखिएगा कि मैं रहूंगा जीवित इस धरा पर जब तक जलती रहेगी प्रतिहिंसा की ज्वाला मनुष्य के मन में, जब तक पलती रहेगी द्वेष की भावना यहाँ जन जन में, जब तक स्त्रियां लगाई जाती रहेंगी दांव पर और नमक छिड़के जाएंगे जब जब यहाँ घाव पर। तो ये अश्वत्थामा तब तक जीवित रहेगा जब तक समाज में बुराइयां है, और अगर ये बुराइयां है तो आपको ये मान लेना चाहिए अश्वत्थामा हमारे भीतर है। तब अश्वत्थामा कहता है मैं रहूंगा जीवित इस धरा पर जब तक पलती रहेगी द्वेष की भावना मनुष्य के मन में, जब तक जलती रहेगी प्रतिहिंसा की ज्वाला यहाँ जन जन में, जब तक स्त्रियां लगाई जाती रहेंगी दांव पर और नमक छिड़के जाएंगे जब जब यहाँ घाव पर। मैं रहूंगा जीवित इस धरा पर, मैं रहूंगा जीवित इस धरा पर जब जब उठेगा किसी नियत्ते पर अस्त्र, जब जब खींचे जाएंगे किसी अबला के वस्त्र, जब जब भूख गरीबी से बच्चे अकुलाएंगे और जात पात और धर्म के नाम इंसान चले जाएंगे। अश्वत्थामा कहता है मैं रहूंगा जीवित इस धरा पर। अश्वत्थामा कहता है कि मैं रहूंगा जीवित जब जब इस श्यामल धरा पर बीज नफरत के फूटेंगे और भूखे मरेंगे कोल गिद्ध मांस नोचेंगे। मैंने ये दो बिंब के लिए पूरी कविता लिखी है, और आप दिनेशपुर लोग आप तक ये बात पहुंच जाए। कोयल जहां बुद्धिजीवियों का प्रतीक है, कला प्रेमियों का प्रतीक है, गिद्ध वहां भ्रष्ट तंत्र का प्रतीक है। तब कहना चाहता हूं कि मैं रहूंगा जीवित जब जब इस श्यामल धरा पर बीज नफरत के फूटेंगे, भूखे मरेंगे कोयल और गिद्ध मांस नोचेंगे। मैं रहूंगा जीवित इस धरा पर जब जब घटेगी निठारी सी घटना और निर्भया सा अपराध, समझ लेना तुम्हारे भीतर आज भी हूं मैं निर्विवाद। अरे 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 अश्वत्थामा कहता अरे मुझे मारने से पहले झांक तो लेते अपने भीतर, अपने अंतरात्मा को। मैं महाभारत का पात्र मात्र नहीं, पहचान तो लेते अपने भीतर के अश्वत्थामा को। सहसा रुक सी गई समय की गति, बहे अश्रु की धार, सुन सुनकर अविरल अश्वत्थामा की चीख पुकार। और कविता की आखिरी पंक्ति जहां पर्दा गिरना चाहिए मैं वही गिराता हूं। और जिस तरह से आप लोगों ने मुझे शुरुआत दी उतनी तालियों के साथ, उतनी मोहब्बत के साथ मुझे विदा करना कि सहसा रुक सी गई समय की गति, बहे अश्रु की धार, सुन सुनकर अविरल अश्वत्थामा की चीख पुकार। है लेखनी लज्जित और कलम भी शर्मिंदा है, क्योंकि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है, आज भी।